तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। 42 दिन बाद अनलॉक हुई दिल्ली, निर्माण कार्य हुए शुरू, फैक्ट्रियों में भी शुरू हुई मशीनें, काम पर लौटे लोग। केजरीवाल सरकार ने उद्योग और निर्माण कार्य के लिए 31 मई से लॉकडाउन में दी थी छूट। शशिकला की वापसी पर एआईएडीएमके का जवाब, किसी भी कीमत पर पार्टी में नहीं होगी शशिकला की वापसी। शशिकला ने राजनीति में वापस लौटने के दिए थे संकेत। सरकार की टीकाकरण नीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा केंद्र ये न समझे कि सिर्फ उसे ही पता है सही क्या है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य और उत्तर पूर्व के किसी राज्य की आर्थिक स्थिति में कितना अंतर है, कमजोर राज्य कैसे खरीदेंगे वैक्सीन। ईपीएफओ के नियमों में हुए बदलाव, अब महामारी के इलाज के लिए भी पीएफ से निकाल सकते हैं पैसा। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के ट्रांसफर को लेकर सीएम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच रार बढ़ गई है। एक तरफ केंद्र सरकार ने सोमवार को उन्हें दिल्ली तलब किया, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने उन्हें रिलीज करने से ही इनकार कर दिया। साथ ही ममता बनर्जी ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख दिया, जिसमें ममता ने लिखा कि मैं चीफ सेक्रेटरी को रिलीज नहीं करूंगी। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव के स्थानांतरण का एक तरफा फैसला लिया है, ये गलत है। हालिया फैसला कानून के खिलाफ है और जनहित के भी खिलाफ है। मैं बंगाल की जनता की ओर से अपील करती हूं कि इस मुश्किल समय में चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर के फैसले को रोका जाए। वहीं ममता बनर्जी ने 28 मई को कुलाई कुंडा में हुई उस मीटिंग का भी जिक्र किया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को 30 मिनट तक उनका और चीफ सेक्रेटरी का इंतजार करना पड़ा था। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि इस नए आदेश की वजह यह है तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ऐसा होता है तो ये राज्य की जनता के हितों के खिलाफ होगा। ममता ने पीएम को पत्र लिखा, लेकिन सरकार ने इसका जवाब देने की जगह चीफ सेक्रेटरी के दिल्ली आने का इंतजार किया, लेकिन अल्पन बंदोपाध्याय दिल्ली नहीं पहुंचे। इस बीच खबर ये भी है कि केंद्र की ओर से अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन केंद्र कोई भी कदम उठाता उससे पहले ही ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को चीफ सेक्रेटरी की जगह सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने का ऐलान कर दिया। वो कल से ही अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। बंदोपाध्याय की जगह एच.के. द्विवेदी पश्चिम बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी यास से पैदा हुए हालातों का जायजा लेने के लिए बंगाल दौरे पर गए थे। उन्होंने राज्य में यास चक्रवात से हुए नुकसान का हवाई सर्वे किया था और फिर एक समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे थे। इस मीटिंग में सीएम ममता बनर्जी और उनके चीफ सेक्रेटरी देरी से आए और कुछ मिनट रुकने के बाद ही निकल गए थे। कुछ दिन पहले खबरों में आए टूल किट मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी। बीजेपी का दावा था कि तथाकथित टूल किट कांग्रेस से जुड़ा है। ये दावा किया था बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने। दरअसल संबित पात्रा ने एक ट्वीट में टूल किट शेयर करते हुए लिखा था कि कांग्रेस इसी टूल किट के सहारे अपनी रणनीति तैयार करती है। इस टूल किट पर राजनीति शुरू होती इससे पहले ही ट्विटर ने इस पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का फ्लैग लगाकर इस पोस्ट को भ्रामक बता दिया। बस फिर क्या था, पार्टी को फंसता हुआ देख बीजेपी ने ट्विटर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो इस फ्लैग को हटा दे, लेकिन ट्विटर मानने को तैयार नहीं हुआ तो सरकार ने एक दूसरा तरीका अपना लिया। दरअसल 3 महीने पहले सरकार देश में नए आईटी नियम लाई थी, जिन्हें लागू करने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने का समय दिया था और अब वो समय सीमा भी समाप्त हो गई है। पहले संकेत मिल रहे थे कि सरकार इस समय सीमा को बढ़ा सकती है, लेकिन ट्विटर विवाद के बाद सरकार ने साफ कर दिया कि इसे अब और ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। गूगल, फेसबुक ने सरकार के इन नियमों को मानते हुए अपनी वेबसाइट में बदलाव भी कर लिए, लेकिन ट्विटर ने ये नियम नहीं माने। तो ये मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को नए सूचना तकनीकी नियमों का पालन न करने के लिए नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने ट्विटर को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया और मामले की सुनवाई 6 जुलाई को तय की। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि देश में कोई कानून है और उस पर रोक नहीं है तो सभी को उसका पालन करना होगा। नए दिशा निर्देशों में ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को अपनी सामग्री को रेगुलेट करने, शिकायत अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है, जो शिकायत के लिए उत्तरदायी होंगे और व्यक्तिगत संदेशों का पता लगाने और स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन जैसे उपायों को अपनाएंगे। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल इस समय पूरे देश में सुर्खियों में हैं। वो लक्षद्वीप के विकास के नाम पर ऐसे फैसले ले रहे हैं कि स्थानीय लोग अब उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं।
लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए यहाँ का प्रशासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है। केंद्र यहाँ प्रशासक की नियुक्ति करता है और प्रफुल्ल पटेल इस समय यहाँ के प्रशासक हैं, जो पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने यहाँ जमीन अधिग्रहण, बीफ और शराब को लेकर कानून का एक मसौदा तैयार किया है। गृह मंत्रालय की अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस मसौदे को लक्षद्वीप में लागू कर दिया जाएगा। ये मसौदा तो विवाद में चल ही रहा था कि इस बीच अब लक्षद्वीप के पेड़ों का भगवाकरण भी शुरू कर दिया गया है। लक्षद्वीप में अब पेड़ों को सफेद और भगवा रंग में रंगा जा रहा है। जिन पेड़ों को रंगा जा रहा है उनमें लक्षद्वीप की पहचान माने जाने वाले नारियल के पेड़ भी शामिल हैं। इन पर अब भगवा रंग दिखाई देने लगा है। लक्षद्वीप के सीपीएम नेता पीपी रहीम का दावा है कि अप्रैल से ही लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती और अगत्ती में पेड़ों की रंगाई का काम चल रहा है। पेड़ों को भगवा रंग में रंगने के पीछे केवल एक ही मकसद नजर आता है, वो है अपना एजेंडा यहाँ लागू करना। यहाँ के लोग साधारण लोग हैं। शुरुआत में हमें ये काम बिल्कुल नॉर्मल लगा, लेकिन अब सामने आ रहा है कि पटेल का एजेंडा अपनी पार्टी की विचारधारा पर आधारित है। लक्षद्वीप के लोगों को तमिलनाडु और केरल से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। केरल में तो बीजेपी छोड़ सभी दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं। केरल विधानसभा में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पेश किया गया। सीएम विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि एक एजेंडे के तहत नारियल के पेड़ों को भगवा रंग से रंगा गया है। ये लक्षद्वीप में कॉरपोरेट हितों और भगवा एजेंडे को लागू करने का प्रयास है। ये लक्षद्वीप में स्थानीय जीवन शैली और पारिस्थितिकी तंत्र को समाप्त करके पीछे के दरवाजे से भगवा एजेंडे को लागू करने की कोशिश है। इस बीच ये मामला केरल हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन 2021 यानी LDAR और सामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम पेश किए जाने के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के अंदर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। ये याचिका कांग्रेस नेता KP नौशाद अली ने दायर की है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देश की राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन को बनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। इस सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर केंद्र की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस परियोजना को केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना बता रही है। वहीं कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने के लिए विपक्ष की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें जोर देकर कहा गया था कि महामारी के दौर में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक परियोजना की वजह से कई लोगों की जान मुश्किल में आ रही थी। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस याचिका को ही खारिज करने की मांग कर दी थी। दलील दी गई थी कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा कि ये एक अहम एवं आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने वायरस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से प्रेरित थी और वास्तविक जनहित याचिका नहीं थी। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत एक नए संसद भवन, एक नए आवासीय परिसर का निर्माण होना है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होने की संभावना है। अब कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर ही तीखे तीर छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कई दिग्गज नेताओं ने तो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने निशाने पर ले रखा है। ये तकरार चुनाव के वक्त कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसीलिए पार्टी अभी से मनमुटाव को दूर करने की कोशिश कर रही है। नाराज नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पंजाब के मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा समेत 26 विधायक दिल्ली में 3 सदस्यीय समिति से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अमृतसर पूर्व से विधायक नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के अन्य पार्टी नेताओं में शामिल होंगे जो समिति से मिलेंगे।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी बृहस्पतिवार या शुक्रवार को समिति से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। इस कमेटी की जिम्मेदारी पार्टी की कलह को दूर करना है। अब इसी कमेटी के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल नाराज नेताओं से मुलाकात करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या वो रूठों को फिर से मना पाते हैं या नहीं। वैसे उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल सिद्धू को मनाना है, क्योंकि उन्होंने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। महामारी के कारण तो देश पहले ही मुश्किल में फंसा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी ने इस मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, एक आदमी और उसकी मनमानी के कारण देश की है ये स्थिति। एक बीमारी और उसके बदलाव की वजह से ऐसा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर के चलते कई राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन का आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है। मई 2021 में बेरोजगारी दर डबल डिजिट में हो गई। मई में बेरोजगारी दर 14.2% रही और इसे लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात को लेकर और देश में वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर भी सवाल उठाए थे। राहुल गांधी कभी वैक्सीन की कमी को लेकर तो कभी ऑक्सीजन के अभाव में जिंदगी गंवा रहे लोगों को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा महामारी को लेकर बनाई गई गलत रणनीति के कारण आज देश मुसीबत में फंसा हुआ है। सरकार को अब तीसरी लहर से बचाव की तैयारी में भी जुट जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को इसके लिए कारगर रणनीति बनाने के उपाय भी सुझाए थे। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने वर्चुअल सुनवाई की। इस दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार 2 दिन में तय कर लेगी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई और काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 मई को होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन की मोहलत मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको फैसला लेने के लिए वक्त दिया जाता है। आप जो भी निर्णय लेंगे उसके पीछे आपको मजबूत दलील देनी है। इससे पहले 28 मई को भी सुनवाई हुई थी, जिसे टाल दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर इसे टाल दिया गया है। अब देखना होगा कि 3 मई को क्या फैसला आता है। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर